मेरा जो स्टडी का रिजल्ट दोनों स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड या बोनस का है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म जेन्युइन इतना रिटर्न्स उससे नहीं मिलता। सो हमने एक छोटा फ्रेमवर्क जैसा बनाया है कि हर सस्ता स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है। इवेंचुअली आप देखो वर्स्ट ऑफ द टाइम्स है वो एक्चुअली बेस्ट टाइम्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेड में अगर आपका 55-45 का स्ट्राइक रेट है ना, तो भी आप पैसे बनाओ। प्रॉफिट बुक करना इज अ नेचुरल टेंडेंसी, लॉस बुक करना इज लाइक अ पर्सनल डिफीट। आप मुझे जेन्युइनली पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ में देखना भी नहीं चाहिए। सपोज आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, आपको सस्ते में से अच्छा निकलना है, सस्ता है पर अच्छा है, तो पी आप देखो कि कम होना चाहिए। उसके साथ में क्या होना चाहिए, क्योंकि सस्ता है तो जंक भी हो सकता है ना। तो एक बहुत अच्छा स्कोर है पियोट्रॉस्कीज ऐप स्कोर, वो 9 सिंपल रेशियो यूज करता है। Hello, everyone, and welcome to another episode of Bazaar and Beyond, where we deep dive into the world of finance, investing, and more to help you make smart investment decisions. और मैं हूं आपका होस्ट विवेक अनंत। आज के एपिसोड में we have a special guest from academia, Dr. Mayank Joshipura. He completed his PhD in 2005 and is currently the Vice Dean of Research and PhD program and Professor of Finance at School of Business Management, NMIMS University, Mumbai. Dr. Joshipura has 2.5 decades of experience in management education and consulting. Before NMIMS, he worked with SP Jain Institute of Management and Research, where he was head of finance. Thank you, Dr. Joshipura, for joining us for this conversation. So, मैं ना शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से करना चाहूँगा। आप academic background से हैं, तो we would like to know, our viewers would also like to know, how has the MBA finance degree changed over the years? Considering आप 2005 में आपने MBA खत्म किया था, अब से आप यहाँ तक आपने, now that you're leading that PhD program in NMIMS, have you seen it change drastically, or has there been that many changes? सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जस्ट मैंने 2005 में पीएचडी खत्म किया था, मेरा एमबीए तो 99 का है, तो मैं 26 साल से तो आई एम टीचिंग एमबीए। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ऑलमोस्ट क्वार्टर सेंचुरी हो गई। आई मीन बड़े बड़े चेंजेस अगर देखें कि आज क्या हुआ, तो एक इंफॉर्मेशन एडवांटेज हैज़ गिवन अवे टू एनालिटिक्स। मतलब पहले था कि आपके पास सुपीरियर इंफॉर्मेशन है, तो अभी तो इंफॉर्मेशन सबके पास ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आती है। तो वो एक तो एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी फॉर्म में आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, कोडिंग वो अलग बात है, पर कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो। दूसरा, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए। एक तो 2008-9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से क्रेडिट रिस्क और वो जो पहले इतना प्रोमिनेंट नहीं था फाइनेंस में, तो थोड़ा क्वांट का ओरिएंटेशन बढ़ गया, क्योंकि रिस्क हैज़ बिकम द सेंट्रल टू सीएफओज रोल ऑल्सो, क्योंकि वो इतना मतलब जो हुआ। और फिर 2015 के आसपास एक तो वो वी बिकेम सेंसिटिव अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इश्यूज एंड ऑल। तो अभी आज के एनुअल रिपोर्ट्स देखो, बहुत सारी चीज़ें जो कार्बन एमिशन कितना हुआ जो पहले कभी, तो नाउ सस्टेनेबल फाइनेंस जो एक है, एंड बिजनेस मॉडल्स पूरे चेंज हो गए। मतलब आप देखो वो डिजिटल बिजनेस मॉडल्स एज वी से फिनटेक, तो अगर आप वो टेक और फाइनेंस की जो बाउंड्रीज थी वो चली गई। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग और वो है, पर फाइनेंस हैज़ मूव क्लोजर टू बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड क्वांट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इवन आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में देखो, अभी हम क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, और कुछ रोल्स आगे जाके बहुत और चेंज हो गए, क्योंकि जैसे एआई आ गया, तो एआई यू कैन जस्ट अवॉइड इट, इट्स लाइक यू हैव टू सी कि कैसे उसको लेवरेज करना है। तो कुछ जो एलिमेंट्री स्किल्स थी, जैसे वो बेसिक एनालिसिस, कंपनी प्रोफाइल का है ना, वो लगता है कि वो स्किल्स आगे जाके इट मे नॉट हेल्प यू। तो आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना है। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। तो 25 साल पहले किसी ने अगर एमबीए किया है, तो आज तो फिर से पूरा लर्न करना पड़ेगा, तो पूरा बदल गया आज। So, in a lot of people who do MBA finance, they also go into the investment analysis, investment management space also. We've seen a lot of leaders coming up. So, when they are looking to hire folks from, say, MBA finance course, someone who's completed that, what are they looking for? I mean, what are you training your students for? So, basically दो तरह के ऑफ कोर्स रोल्स है। एक तो आपको बेसिक मॉडल्स आने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इतना सारा डिसरप्शन हो रहा है पर फाइनेंस इतना नहीं बदला है। अभी आप
मार्केट में भी ऑप्शन प्राइसेस और सब देख लो तो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल अभी भी वही है, मतलब इतना ज़्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो वे थिंग्स आर डन, वो बदल गया पूरा। तो अभी मान लो आई एम लुकिंग एट समवन, तो बेसिक कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि भाई सिर्फ वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं, सही में कोई बंदा वैल्यूएशन कर सकता है। जैसे स्टार्टअप का वैल्यूएशन बिल्कुल अलग है, जहाँ वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे करोगे, कोई टर्न अराउंड स्टोरी है तो बेसिक वैल्यूएशन मॉडल्स आने चाहिए। एक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल, मतलब मुझे एंड टू एंड, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के, जियोपॉलिटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, तो एक इकोनॉमिक पूरा सेंस, मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक वैल्यूएशन मॉडल्स एंड जो रिस्क मॉडल्स है वो, एंड देन ऑफ कोर्स अटेंशन टू डिटेल एंड हाउ यू प्रेजेंट इट। बट ये ज़्यादा मतलब किस तरह से हाउ यू डील विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और उसको आप कैसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। I want to change track here a little bit, get into the how people perceive events in the market. So कोई स्टॉक्स में जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट होते हैं, बोनस होते हैं, आपने इसके बारे में स्टडी किया है, यू हैव written a paper also on this. What I would like you to share the insights that you have had with our viewers in terms of what are the pitfalls that people fall prey to when they are trying to trade that say corporate action event. अब उसमें दो चीज़ें हैं, लाइक कॉर्पोरेट एक्शन बहुत सारे तरीके से, ऐसा आपने बताया कि डिविडेंड है या स्टॉक स्प्लिट है या बोनस या स्टॉक डिविडेंड है, कुछ है मर्जर्स अनाउंसमेंट वगैरह जहाँ सही में कोई सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है। अब ये जो बेसिक कॉर्पोरेट एक्शन है, स्टॉक स्प्लिट फॉर इंस्टेंस, अब आप कंपनी का बैलेंस शीट या कुछ भी देखो तो बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपये का एक शेयर है, उसके जगह 1 रुपये के 10 शेयर हो जाएंगे, तो प्राइस सीधी 1/10 हो जानी चाहिए। एक ज़माने में उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस था, क्योंकि वो मार्केट लॉट होते थे और लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो 100 शेयर्स खरीदना डिफ़िकल्ट है, तो एक ट्रेडिंग रेंज में लाने के लिए अगर स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गई है तो आप उसको कम करेंगे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी तो हम इस ज़माने में कि 1-1 रुपये का मतलब एक शेयर भी खरीद सकते हैं, और आगे जाके विल हैव फ्रैक्शनल शेयर्स ऑल्सो, सो इवन इफ द टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा है कि 20,000 रुपये का शेयर मैं नहीं खरीद सकता, वो भी रहने वाला नहीं है। तो एक ज़माने में उसका जेन्युइन सिग्निफिकेंस था, अभी जाके कोई बेसिक चेंज नहीं हो रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। एक है थोड़ा अटेंशन मिलेगा, और अगर बहुत बड़ा टिकट साइज़ है, एक शेयर से कम आप नहीं खरीद सकते, आपका लिमिटेड है, तो थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ेगा। कुछ लोग जो पहले सोचते थे कि मैं इसको 1 यूनिट खरीदूंगा तो मेरा पूरा फंड ख़त्म हो जाएगा, वो थोड़ा इम्पैक्ट होता है। पर मेरा जो स्टडी का रिजल्ट दोनों स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड या बोनस का है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म जेन्युइन इतना रिटर्न्स उससे नहीं मिलता है। तो आप उसको ऐसे मत सोचो कि वो आपको कोई रिटर्न अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। आपको सही में लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और आप पहले नहीं खरीद पाते थे क्योंकि प्राइस 40,000 रुपये थी, अब 400 रुपये है बिकॉज ऑफ स्प्लिट, दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि हाँ स्प्लिट हुआ इसलिए चलो खरीद लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। आपको नहीं लगता कि सडनली बिकॉज ऑफ दैट कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट वो लिक्विडिटी बिफोर द एक्स डेट बढ़ जाता है, एंड देन उसके बाद इट जस्ट कम्प्लीटली वो थम जाता है एकदम, इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट? ऐसे ही होना चाहिए ना, कोई भी न्यूज़ है तो एक मार्केट में हम मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब कोई भी न्यूज़ आती है उसमें 2 तरह के डेट्स है कॉर्पोरेट एक्शन में, अनाउंसमेंट डे और इफेक्टिव डे। आप जो एक्स डेट करते हैं तो अनाउंसमेंट तो पहले हो गया है। अगर मुझे लगता है कि ये काम की इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई मर्जर का अनाउंस हो गया, मेंट हो गया, या सीईओ चेंज का या कुछ भी है, तो जिनके पास इन्फॉर्मेशन फास्ट प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है और उनको लगता है कि ये काम की इन्फॉर्मेशन है, वो तो पूरा कैपिटल यूज़ करके उनका एडवांटेज लेने का ट्राई करेंगे ना। जो प्राइस में एडजस्टमेंट होना है वो तो इट हैपन्स अराउंड दैट अनाउंसमेंट डे। इफेक्टिव डेट इज जस्ट दैट एडजस्टमेंट। ओनली वन कॉर्पोरेट एक्शन जिसमें नॉट अ कॉर्पोरेट एक्शन एज सच, अनाउंसमेंट जो इंडेक्स चेंज होते हैं, द रिकॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ बिकॉज इंडेक्स फंड्स हैव ट्रैकिंग एरर का प्रॉब्लम, तो वो अनाउंसमेंट से उसको चेंज नहीं करते। जब सही में व्हेन दैट चेंज में हैपन ऑन दैट इफेक्टिव डे, तब दे विल ट्राई टू रीजिग देयर पोर्टफोलियो। तो वहाँ यू विल सी सम मूवमेंट अराउंड the effective date or the implementation date. बाकी most changes का reaction should come around announcement only, because once I process it I want to exploit it. Correct.
Why do you think that retail investors are not able to like they still try to trade in these counters ये corporate action होने के बाद भी? I mean, what do you think is the limiting factor that is disallowing them to see this logic? से एक तो बहुत सिंपल है, मतलब बोनस में तो थोड़ा मेरिट भी है. एक वो फेमस 21st डेकेड की मूवी जो गुरु थी, उसमें कि भाई एक के साथ एक फ्री है, तो वी ऑल लाइक फ्री. तो जब बोनस आता है तो हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है. दूसरा ये भी है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो दे नहीं सकते क्योंकि री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको उसको प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको उसके सामने शेयर्स दे रहे हैं. तो इन अ वे वो थोड़ा मेरिट भी है उसमें. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सोचते हैं कि उसकी वजह से कोई कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज होगा, ना तो डेट इक्विटी चेंज होगा, कुछ नहीं होगा. पर इफ एट ऑल समवन थिंग्स कि हाँ ये कोई काम की चीज़ है और उससे पैसे बन सकते हैं, वो एटलीस्ट ये बेसिक कॉर्पोरेट एक्शन में नहीं होगा. मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक चैलेंज ये है कि मान लो 4-5 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है. अब मेरा अटेंशन कैसे जाएगा किस पे खरीदना है? तो ये जो अनाउंसमेंट है कॉर्पोरेट एक्शन, वो अटेंशन ग्रैबिंग हाइपोथेसिस कहते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम ध्यान गया कि भाई चलो अच्छा. ये कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो इसमें कुछ काम की चीज़ होगी तो इन्वेस्ट करते हैं. तो इतना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए नहीं करना चाहिए, बट वो है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट है तभी वो बोनस अनाउंस करेंगे, और कुछ है तो पीपल में इन्वेस्ट इनटू इट. पर हमसे बेटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और स्पीड वाले लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लोगों को भी पता चला कि वो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और आपके पास जो सिस्टम्स है वो भी रोल प्ले करते हैं. आप सबसे एंड में इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो इंफॉर्मेशन काम की भी है तो. Correct. Especially for DIY investors, this next question is also important. Retail investors specifically. ये जो काफ़ी सारे लोग लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वर्सेस हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स. लाइक इन टर्म्स ऑफ से वी कैन कैटेगराइज इट हाई रिस्क, लो रिस्क. How do you see the interplay when investors are sticking to say a low risk or low volatility stock in terms of returns versus a high, because वो conviction क्या रहता है कि high risk लोगे तो high return मिलता है, but वो ज़रूरी नहीं है. You have also studied that phenomenon, and could you share some insights for our viewers? So बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब क्या होता है कि दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं. एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है जिनको पता है कि क्या करना है. दूसरे इंडिविजुअल्स है मेरे जैसे जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कोई स्टॉक कोई चैनल पे आ गया तो मैंने ख़रीद लिया ऐसे कर. उसमें दो चीज़ें होती है. एक तो वी ऑल हैव प्रेफरेंस फॉर लॉटरी. अब मैथमेटिशियन कभी कोई लॉटरी खरीदेगा नहीं, क्योंकि लॉटरी जो चला रहा है उसको पैसे मिलने चाहिए. तो आप उसको कैलकुलेट करो कि भाई जैकपॉट मल्टीप्लाइड बाय मेरा जैकपॉट जीतने का प्रोबेबिलिटी माइनस जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, उससे कभी ऐसा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे. मतलब हाँ, पर एक कोई है जिसको जैकपॉट मिलेगा तो वो अपना टाइम आएगा वाली जो मेंटालिटी है. तो जैसे ही समहाउ प्राइस वो पेनी स्टॉक बन जाता है कि अब पहले मेरी रेंज में नहीं था, अभी 2 रुपए है, 5 रुपए, 30 पैसे, कितना लॉस होगा? नहीं, अगर आप 5 रुपए का एक स्टॉक खरीदते हैं तो 5 रुपए का लॉस होगा. अगर 100 खरीदते हैं तो कोई भी स्टॉक खरीदो, 5 रुपए वाला या 5,000 वाला, वो 100% ही लॉस मैक्सिमम हो सकता है. पर ये स्मॉल पेनी स्टॉक्स है जिसमें मिरेकल या टर्न अराउंड की होप है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए सही है. मतलब वो लॉटरी जैसा हो गया ना कि लॉस कितना है वर्सेस कुछ भी हो सकता है गेन. तो एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आप देखोगे सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स कुछ कंपनीज का लिस्ट निकालो, आई एम नॉट नेमिंग, पर आपको मिलेंगे कि जो कंपनीज का 2, 5, 10 रुपये प्राइस है, पहले ज़्यादा होता था, लोग सोचते हैं कि अभी इसमें जा रहे हैं. तो एक तो हाई रिस्क स्टॉक की डिमांड ज़्यादा हो गई. अब उसमें ज़्यादातर लॉटरी में जैसा होता है लॉस होता है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कंस्ट्रेंड है बहुत सारे. जैसे मान लो हमारा एक फंड मैनेजमेंट में ये ट्रेड ऑफ, आई मीन पे ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर होता है कि भाई 12% के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग वाला एक मॉडल है. अब उसमें अगर मुझे सही में मीट करना है मार्केट को और मेरे लिए एज अ फंड मैनेजर भी हमारा तो वो बड़े स्विंग होना ज़रूरी है. करेक्ट. तो वॉलेटिलिटी होना तो वॉलेटिलिटी. पर ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो मैं फंड मैनेजर हूँ, कोई हम सिखाते हैं कि भाई बीटा कम है, अल्फा पॉजिटिव है तो अच्छा स्टॉक है.
अगर बीटा 0.8 है और अल्फा 1 है, मार्केट ने 10% किया, मेरा 9% रिटर्न आया। अगर बीटा 1.2 है और अल्फा -1% है तो भी मेरा 11% रिटर्न आया। अब एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर ये नहीं देखते कि रिस्क एडजस्टेड डिफरेंस कितना है। फॉर देम अल्फा मींस मार्केट से कितना ऊपर रिटर्न है। Correct. तो अगर मुझे पता भी है कि ये हाई रिस्क वाल में इतना रिवॉर्ड नहीं है, फिर भी इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल दोनों इन्वेस्टर्स का नेचुरल प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स हाई रिस्क। अब फाइनेंस में और मार्केट में ऐसा है कि जो चीज़ ओवर डिमांड में है या ओवर एक्सपेंसिव हो गई है, वो आगे जाके इतना रिटर्न नहीं Correct. देगी। तो अगर लो रिस्क स्ट्रैटेजी को अगर आपको समराइज करना है तो यू कैन से विनिंग बाय लूजिंग लेस। Okay. क्योंकि मार्केट अगर 10% ऊपर गया तो आपको 8% ही मिलेगा, तो मार्केट अगर 10% नीचे आया तो सिर्फ 6% आपका लॉस होगा। तो एक बार ये साइकिल खत्म हो गई तो आप उसके आगे रहोगे, पर इट रिक्वायर्स पेशेंस। Correct. तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। अभी गुड न्यूज़ इज कि इंडिया में हमें हर तरह का ETF और इंडाइसेस अवेलेबल I was है। going to तो आपको come to अगर that, yeah. लगता है कि आप वेट कर सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है, आपको किसी को रिटर्न दिखाना नहीं है, तो ये है कि आपको कम रिस्क लेके भी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कम ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ज़्यादा रिस्क लेना है। इनफैक्ट ज़्यादा रिस्क लेने से कई बार कम रिटर्न भी मिलता है, तो इसलिए इसको Technically it's like the market risk. It's you're not taking the portfolio risk. अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एक्टिव स्ट्रेटेजी में, यू आर टेकिंग द मार्केट रिस्क। अगर आपने इंडेक्स फंड में डाला तो करेक्ट। सो सेकंड, like purely from a retail investor perspective, well, a lot of people fall into traps. Like I'm a momentum trader. Yeah. I'm a contract investor trader. I'm using the words interchangeably, viewers, but that does not mean that it is Yeah. interchangeable. So momentum trader, contrarian investor, a lot of people fall into these buckets, or they think that they are like that. Suppose आपने जो भी बोला कि वो penny stock वाला, specifically उसी के हिसाब से मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, but there are lots of large companies part of previously were part of conglomerates that have seen bad times, and उनके बार-बार कोशिश करते हैं the promoters to revive the businesses. And that, whether it's a court order, whether it's some corporate announcement, or suddenly springing back into profit. कैसे, like अभी मैं contrarian हूँ, मैंने बोला नहीं यहाँ turn around होगा। अभी मैं ज़रूरी नहीं, I don't know everything that is happening behind it as a retail investor. How do I not fall into this trap constantly? Because we keep seeing people having, like say, a lot of stocks like these have 20%, 30% retail investor in part of their cap table. कैसे retail traders इसको avoid कर रहे हैं? सो हमने एक छोटा फ्रेमवर्क जैसा बनाया है कि हर सस्ता स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम चीप स्टॉक्स इवेंचुअली और कंपनीज टर्न अराउंड करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डाई डाउन। अब एक तो मोमेंटम है विच इज़ अ प्रूवन स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर इफ़ यू आर नॉट इन लव विथ योर स्टॉक बट इट्स लाइक नेवर स्विम अगेंस्ट द टाइड, तो अगर आप उसमें इमोशन फ्री इफ़ यू आर राइडिंग समथिंग, पॉसिबल है कि यू हैव मेड मनी। पर ये जो कॉन्ट्रेरियन वाला है, क्योंकि अभी लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा कॉमन डेजिग्नेशन है वैल्यू इन्वेस्टर, तो अभी एवरीवन बाकी जो भी करते हैं सब कह रहे हैं कि भाई मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। और वॉरेन बफेट मतलब उन्होंने भी कहा है कि भाई जब थंडर स्टॉर्म्स इन द स्काई आप खरीद लो, क्लीन ब्लू स्काई है तो आप बेच दो। प्रॉब्लम ये है उनको जब थंडर स्टॉर्म दिखते हैं, मुझे क्लीन ब्लू स्काई दिखता है, तो वो इट्स ईजी टू टॉक अबाउट। जब करना, जैसे मान लो कोविड में व्हेन देयर वाज अ मैसिव क्रैश, एवरीवन वाज एनालाइजिंग क्या होगा। इन्वेस्ट करना मार्केट लेवल पे भी डिफिकल्ट है, स्टॉक लेवल पे छोड़ दो। तो स्टॉक लेवल पे करना है तो बहुत सिंपल है। ये हमेशा एसेट सेल की और सब स्टोरीज चलती रहती है कि भाई डेट रीपे हो जाएगा एंड ऑल। एक सिंपल बात है, टर्न अराउंड तभी होगा जब आपका एबिटडा है वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से ज़्यादा होगा, बिकॉज तभी तो आप, क्योंकि एबिटडा तो प्योर ऑपरेशनल प्रॉफिट है, मतलब डेप्रिसिएशन भी उसमें से निकाला नहीं है। अब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 2000 करोड़ है, आपका एबिटडा ही 1000 करोड़ है, आप कुछ भी करो वो बढ़ता ही जाएगा आपका लॉस, तो दैट कैन नॉट टर्न अराउंड बिजनेस। तो एक तो ये टेस्ट होना चाहिए कोई भी स्टोरी जब आती है कि सही में अगर एटलीस्ट इंटरेस्ट तो पे कर सकते हैं, क्योंकि आगे तो। दूसरा ये है कि एक कि भाई हम ये एसेट बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा। अब आप एसेट आपसे खरीदेगा कौन? जो आपका क्राउन ज्वेल है वही खरीदेंगे ना, क्योंकि आप लोगों को पता है खरीदने वाले, मैं तो नहीं खरीदूंगा कंपनी, जो खरीदने वाले हैं उनको पता है कि भाई इनको बेचना ही है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। करेक्ट। तो आपका जो बेस्ट एसेट है वो ले लेंगे।
वही तो आपका एबिटडा अर्न करता था, तो वो कम हो गया तो सामने आप डेट पे भी कर दोगे तो भी आपका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी, कोई भी स्टोरी, मतलब जो भी चल रहा है, एक चीज देख लेनी चाहिए कि जब तक आपका एबिटडा इंक्रीज नहीं, मतलब इंटरेस्ट कवर नहीं कर सकता, और दूसरा अगर लॉस मेकिंग है ठीक है, लॉस कट होना चाहिए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आप कह रहे हैं टर्न अराउंड होगा, पर अगर लॉस कम नहीं हो रहा है, विच मीन्स इट्स अ स्टोरी। तो दो तीन चीज़ें, मतलब अगर आप DIY करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि नेवर फॉल प्रे टू स्टोरीज, बिकॉज हमें पता नहीं है कितनी स्टोरीज जेन्युइन है, कितनी स्टोरीज मार्केट में चल रही है और चला रहे हैं लोग। तो द बेस्ट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम फायर। नहीं करो तो सबसे अच्छा है। आपको बहुत लगता है कि नहीं नहीं ये टर्न अराउंड स्टोरी काम की है, एटलीस्ट सी एविडेंस। व्हाट वी टॉक ऑलवेज इज एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। फेयर एनफ। इनिशियल एविडेंस होना चाहिए। ओके, सो आपने एक चीज़ बोला था पहले, कोविड में जब लोगों ने पैसे डाले थे, यू डोंट नो वेदर टू डू दैट और नॉट। सो देयर इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव रिटन ऑन अबाउट हाउ पीपल इन्वेस्ट इन क्राइसिस। कोविड वाज वन सच अ क्राइसिस। वॉर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोकलाइज्ड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक लोकलाइज्ड इन सर्टन geographies in the world, but that affects the whole entire world economy. One such is the Europe में जो war चल रहा है, and a few days ago there was some sanctions on exports of petroleum products into the EU countries. So that obviously is going to impact Indian companies. One of it is one of the largest refiners in the world also. So when I as an investor, I have to look at the global perspective, considering India is integrated into the whole world in terms of linkages, and we want to do more of that. How do I, there's a perception problem and how to evaluate this also in terms of retail investors specifically. How do you see that? I mean, how do you explain it to people? So मेरा ऐसा मानना है कि what I think is like, you know, you have to talk about circle of competence. Okay. मतलब am I good enough to analyze tariff, war, some geopolitical tension? So when we invest, stocks are one part of it. We should think like we are preparing a cricket team or a football team. अब फुटबॉल टीम में अगर सबके सब स्ट्राइकर होंगे तो वो टीम जीतेगी नहीं। Fair enough. Fair enough. नहीं, इवन इफ दे आर द बेस्ट, ठीक है। या क्रिकेट में आप सब बैट्समैन लेके चले जाओगे तो नहीं जीतोगे। तो यहीं पे दिस रोल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन, तो whenever some media outlet reaches out to me कि भाई वॉर हुआ तो क्या करना चाहिए, तो द प्रॉब्लम इज मैं एज अ लेमैन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे पता है कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया तो क्या काम आएगा, तो गोल्ड काम आएगा। अब द गुड थिंग इज सबके लिए ETFs भी अवेलेबल है, तो मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ फिजिकल खरीदना है। तो एक है कि मेरा खुद का रिस्क प्रोफाइल है और प्रेफरेंस, उसके साथ आप मैच कर दो कि कौन सा एसेट एलोकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, देन यू स्टिक टू इट। क्योंकि यही तो है कि जब वॉर हुआ या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया तो वो सेफ हेवन एसेट्स जो कहते हैं दे विल डू वेल। तो ऐसी टीम है कि जहाँ सब के सब मैच में सब सेंचुरी नहीं बनाएंगे, पर दिस इज व्हाट दे डू। सेकंड, विद इन जो कहते हैं कि सेक्टर्स और जो मान लो कोविड टाइम्स है तो वी हैव सीन कि वो डिफेंसिव्स, फार्मा एंड ऑल दे डिड वेल, राइट। तो एक बास्केट अप्रोच इज ऑलवेज अ गुड अप्रोच विद इन इक्विटी ऑल्सो। अगर मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक सेक्टर का इन एंड आउट सब पता है, तो मुझे वो सेक्टर्स पे फोकस करना है। अदरवाइज फॉलो व्हाट वी कॉल स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जिसमें आपके पास हर तरह के रिस्क का आंसर इन अ वेज है कि आपका एक्सपोजर है जो उस रिस्क को मिटिगेट करेगा। मुझे पता नहीं है, मेरी तो 10 साल की, कई लोग कहते हैं 20 साल इन्वेस्ट करो, 30 साल। अब इलेक्शन इज वन सच थिंग। अब हर इंडिया जैसे कंट्री में तो 30 स्टेट इलेक्शन आएंगे, हर 5 साल में एक जनरल इलेक्शन आएगा, गवर्नमेंट्स बदलेगी। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करके मैं कैसे एक मेरा स्ट्रॉन्ग टीम बनाऊं, उस पर अगर फोकस है तो मुझे लगता है कि ये सब टेम्पररी आपको अफेक्ट करेंगे। कि आप रोज़ पोर्टफोलियो देखते हो आपके स्क्रीन पे तो आपको वैल्यू इधर उधर होती दिखेगी। इवेंचुअली आप देखो वर्स्ट ऑफ द टाइम्स है वो एक्चुअली बेस्ट टाइम्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो एज दे से ना कि अगर वॉर है तो आप कुछ
अगर पैसे हैं आपके पास तो खरीद लो, क्योंकि अगर वॉर से सब डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर आपके कुछ मतलब नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर सब ठीक हो गया तो रिस्क चला गया है, मतलब यू विल गेट गुड रिटर्न्स। तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि 2008 का क्रैश है या 2020 का क्रैश है, अब वो डिफिकल्ट है करना, पर जो लोगों ने उसको इग्नोर करके अगर कुछ भी था डिप्लॉय किया है तो दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम देयर। अब उसके बाद में मतलब उसको एनालिसिस करके बात करने का कि नहीं मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो इतना रिटर्न मिलता, वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो है कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है कि आपके पास आप रेगुलर अर्न कर रहे हो, आप रेगुलर सेव कर रहे हो, आप रेगुलर इन्वेस्ट करो और एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ऑल दिस एक्सट्रीम्स, क्योंकि वो मेरा स्किल सेट नहीं है। Circle of competence. ठीक है। Correct. So, have you seen any change in, considering you've analyzed this space so much in terms of what happens in terms of investment flow specifically, have you seen any change? अभी suppose कोई news item आ गया, say it's a conflict, say India and neighbor का conflict था, whether there is some other regional conflict that blows up. A lot of news flow guides volumes in markets and people start jumping in. I mean, this is kind of a corollary to our previous corporate action वाला जो discussion था, but इसमें यहाँ पे भी होता है. But like you said, it is a that point in time situation. Like उसी के हिसाब से वो trade change होता है, like in terms of market में volumes change होता है. इसमें भी लोग फंस जाते हैं कभी-कभी. How do you, I mean, अगर मुझे पता नहीं है क्या मुझे ट्रेड करना है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है, how do you preface this for say a layman, lay investor, retail investor? So दो चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भले ये सब ट्रेडर्स के लिए ये सब वॉर या जो भी न्यूज़ आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। अब वॉल्यूम का एक सिंपल एनालिसिस ये है कि ज़्यादा वॉल्यूम है मतलब मोर पीपल आर ट्रेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़ इन अ वे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कब प्लंज लेते हैं उसमें। अगर आप वेट कर रहे हैं कि सब हो गया, फिर आपको एक कोई मीडिया आउटलेट पे या आपने न्यूज़पेपर में कहीं पे स्टोरी देखी कि ये तो बहुत अच्छा है, अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है तब तक प्राइस चली गई है, तो उसके बाद में अगर आप रिएक्ट करते हो तो चांसेस है कि यू में गेट स्टक। तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक 2017-18 में कि दो तरह के लोग होते हैं। एक है वो मोमेंटम ट्रेडर्स, उनका कोई इमोशंस नहीं है, प्राइस ऊपर जाता है तब तक है, जैसे ही नीचे आना शुरू होगा वो मेरा पर्सनल स्टॉक नहीं है, आई विल गेट आउट, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। दूसरे हैं वो प्योर वैल्यू इन्वेस्टर, बार्गेन हंटर्स जिसको कहते हैं। वो दुनिया स्ट्रीट पे एक बंदा पॉजिटिव नहीं है तभी एंटर करेंगे। मतलब प्राइस डैमेज इतना हो चुका है कि आप किसी को भी पूछो, एक एनालिस्ट आपको नहीं कहेगा कि इसको खरीदना है। दोनों तरह के लोग पैसे बना सकते हैं। मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, वो बाय ऑन डिप्स वाला कॉन्सेप्ट, कि पहले मैं रोज देखता था स्टॉक मेरे सामने ऊपर जा रहा है, अब मैं खरीद नहीं पाया क्योंकि मैंने 100 पे देखा था 300 हो गया। अब मुझे लगेगा 100 तो वापस आएगा नहीं, जैसे ही वो 250 हुआ मैं खरीदना शुरू करूंगा। 200 तक मैं खरीदता रहा, मेरा कैपिटल खत्म हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा कैपिटल खत्म हो गया इसलिए स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली प्रोवाइड करता हूँ एग्जिट रूट, जो मोमेंटम ट्रेडर एग्जिट कर रहा है उसको। और फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वैल्यू इन्वेस्टर कहाँ है, फिर वैल्यू इन्वेस्टर तो 50 रुपए तक भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि ना तो मैं कोर कॉन्ट्रेरियन वैल्यू प्लेयर हूँ, ना तो मैं वो प्योर मोमेंटम इमोशनलेस ट्रेडर हूँ कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं बाहर चला गया। तो वॉल्यूम का ये है कि जब तक एवरीवन इज इन द सेम बोट एंड टाइड यू कैन कैरी ऑन, अगर आपको राइड करना है। अगर वॉल्यूम कम होने लगता है और ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू है, दैट्स साइन ऑफ अ वीक रिवर्सल, बट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है कि इवेंचुअली प्राइस ऊपर जाना है तो वॉल्यूम आना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जो पूरे सेक्टर्स डिस्कार्ड कर दिए, वो वापस आ गए। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं देता हूं कि वो जब ऑटो वाज गोइंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम, जेन्युइन स्टोरीज कि भाई आजकल के यूथ को तो कार स्टेटस सिंबल है ही नहीं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कौन व्हीकल खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, इतना ट्रैफिक है एंड ऑल, बट ऑटो केम बैक। द सेम वाज फार्मा स्टोरी
कि भाई अभी तो जेनरिक का टाइम खत्म हो गया, इंडिया का यही कॉम्पिटेंस था, हमारे पास कोई इतनी प्रोडक्ट भाई पेटेंट तो है, पर इट केम बैक। Now CDMO तो is the, क्या होता है कि इतनी कंसेंसस स्टोरी बन जाती है कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम कंसेंसस, हमारे लिए क्या बास्केट मेक सेंस, एंड अगर मुझसे नहीं होता है तो बेस्ट थिंग इज इतने सारे अच्छे फंड्स हैं, आई जस्ट वांट टू, अगर मुझे फंड मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं है तो ETF तो है ही, जिसमें फंड मैनेजर का ज्यादा एक्टिव रोल नहीं है। तो दिस हैज टू बी एट द कोर रादर देन अगर ट्रेडर हैं तो फिर स्टॉप लॉस इज दी थिंग। हम कोई इनफॉलिबल है नहीं, मतलब ट्रेड में अगर आपका 55-45 का स्ट्राइक रेट है ना तो भी आप पैसे बनाओगे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉफिट में बुक करने के लिए हमेशा ईगर रहता हूँ। मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसको डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं, कि भाई विनिंग प्रॉफिट बुक करना इज अ नेचुरल टेंडेंसी। जैसे ही बुक किया, मेरे कलीग्स को मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि भाई ये देखो मेरा प्रॉफिट हो गया। लॉस बुक करना इज लाइक अ पर्सनल डिफीट। तो इवन प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स के लिए ये प्रॉब्लम है। इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल प्रॉफिट्स एंड लार्ज लॉसेस, I remember reading this about राइट? this. Yes. तो ये मतलब इसको ओवरकम करना एक डिफिकल्ट है। अगर मैं लेजी हो जाऊं प्रॉफिट बुक करने में और लॉस आई एक्सेप्ट के स्टॉप लॉस आ गया, खत्म, बाद में जो होता है हो जाए, इट्स गुड इनफ टू गार्ड अगेंस्ट एनी मेजर इश्यूज। Okay. So, how do you? I mean, there's a lot of talk. I remember reading last week. Yeah, I think it was over the weekend that one large bank in the US has started a specific AI-based advisory vertical, and they are hiring people for that. Yeah. इट इज़ काइंड ऑफ काउंटर इंटरव्यू। अगर आप देखो कि लोग सोचते हैं कि AI की वजह से जॉब जाने लग जाएगा। ये US बेस्ड बैंक है, लार्जेस्ट बैंक इन द US। दे हैव स्टार्टेड AI डेस्क, कि मतलब वहाँ से वो लोगों को एडवाइस देंगे AI के थ्रू। हाउ इज दिस प्लेइंग आउट? आई मीन, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते हो, हमको क्या बोलोगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या बोलोगे कि कैसे सोचना चाहिए? अभी वो काइंड ऑफ टर्न द टेबल्स हो गया ना, कि हम जो सोचते थे जो होने वाला है। मतलब AI ठीक है, पर ये नया नहीं है। ओके। ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में US में ये ट्रेंड शुरू हुआ कॉल्ड रोबो एडवाइजरी। अब क्या हुआ कि ट्रस्ट डेफिसिट हो गई। ओके। 1% एसेट अंडर एडवाइजरी का बिजनेस मॉडल था। $1 मिलियन आपका थ्रेशोल्ड होना चाहिए US में। अब जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिस तरह से बेची गई, मतलब, तो पीपल लॉस फेथ इन एडवाइस कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है। तो और फिनटेक शुरू हो रहे थे, तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, और एक जनरेशन, अभी का जनरेशन, दे डोंट वांट कि आप उसको हर वीक जाके मिलो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा प्रोफाइल देख लो, इन्वेस्टमेंट करवा दो, हो गया। तो दे आर लुकिंग फॉर लो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो अगर आपने पूरा प्रोसेस बैकएंड का ऑटोमेट कर दिया कि ये जो डेटा, जैसे रिस्क प्रोफाइल में आप रिस्क टॉलरेंस देखते हैं, रिस्क कैपेसिटी देखते हैं, उसके हिसाब से आपने ये एनालाइज कर दिया कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो पर्सनल फाइनेंस साइड या वेल्थ मैनेजमेंट साइड तो ऑटोमेट हो गया पूरा। अब बात हुई एक्टिव पोर्टफोलियो की, अगर है तो, कि भाई कौन सा सेक्टर ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है। अब AI का एक एडवांटेज ये है कि वो डम्ब है, पर यही एडवांटेज है ओके। इन अ वे, बिकॉज हम जैसे ही एनालिसिस करना शुरू करते हैं, हमारे बायसेस और हमारे प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये सेक्टर में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये तो ये ESG क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें कि डिज़ाइन कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं आप, या उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स चाहिए। मुझे बैठ के देखना पड़ेगा क्यों नहीं चला, क्यों चला। इम्प्लीमेंटेशन से लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाते हम लोग, हमारे प्रेफरेंसेस है, फिर वो ट्रेंड चले जाते हैं। देन पीपल से कि अरे ये तो, जैसे मान लो, मुझे याद है सितंबर 2020 तक तो लोग कह रहे थे कि ये मार्केट रिकवरी पूरी फॉल्स है, मतलब इकोनॉमिक है, तो वो वी कांट फाइट द मार्केट, राइट। तो ये AI का एडवांटेज ये है कि जितना ऑटोमेट होता है, जितना ऑब्जेक्टिव होता है, करो। कैसे वो मॉडल्स इंप्रूव करने हैं वो लोगों का काम है, मतलब वहाँ एक्सपर्ट्स चाहिए आपको कि कैसे उसको फाइन ट्यून करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे। लाइक आई सेड, ये सेल साइड इक्विटी रिसर्च है, वो बहुत सारा ऑटोमेट हो गया अभी, क्योंकि एक बार आपका टेम्पलेट सेट है, बहुत सारी द वे यू एनालाइज इंफॉर्मेशन या मॉडल, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही है। एंड मुझे लगता है इट्स गुड फॉर एवरीवन। वो अभी शुरू में लगता है कि अरे ये मेरा काम चला गया, पर अब जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, कितना, मतलब इट हैज़ बिकम सो ईजी। ऑन वन एंड यूज़ है कि मैं डिपेंडेंट हो गया, मुझे खुद डायरेक्शन नहीं पता है, इन अ वे मैं कहीं पे भी कैसे भी पहुंच सकता हूँ, कोई भी
जगह पे। तो इवेंचुअली आई बिलीव कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड ब्लेंड ऑफ एआई आपको एम्पावर करेगा और उससे आगे जाके मे बी स्ट्रेटजीज और जो इन्वेस्टमेंट का बनेगा, एसेट एलोकेशन प्लान्स बनेंगे, वो पर्सनली कस्टमाइज बनेंगे। ऐसा नहीं कि इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैं प्रोडक्ट Off the दे रहा shelf हूँ, type नहीं ठीक है। रहेगा। तो वो फास्ट हो सकता है, लो कॉस्ट हो सकता है, एंड दैट विल काइंड ऑफ ब्रिंग सो मेनी न्यू इन्वेस्टर्स इन द सिस्टम जो अभी नहीं आ पाते हैं। आपने पहले इसके बारे में भी लिखा है इन टर्म्स ऑफ एसएमई आईपीओज में जो इन्वेस्टर्स व्हाट दे शुड बी अवेयर, could you share some like ideas, frameworks that people should look at, because there have been murmurs and news reports about what is happening in the SME IPO space. Could you just share your सो thoughts? नॉट ओनली एसएमई, मतलब कोई भी आईपीओ है वो शुरू का फेज है, मतलब वहाँ आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी लिस्टेड कंपनी के बारे में। एसएमई में और भी ज़्यादा है। अब आप मुझे जेन्युइनली पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ में देखना भी नहीं चाहिए, मतलब Okay. वो ना, क्योंकि वो आपको नहीं। पर मान लो अगर आपको करना है कि आप इतने भी स्मॉल नहीं हो, आप 100,000 रुपीज़ या ये कर सकते हैं। कोई भी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करो, प्राइवेट, ये बेसिक है कि एक तो देखना है कि कंपनी का इट्स नॉट टू मच लेवर्ड कंपनीज। दूसरा, वो प्रमोटर्स बेच के ओएफएस कंपोनेंट में निकल रहे हैं और कंपनी में सही में पैसा नहीं जा रहा है, तो यू आर बिकमिंग द एग्जिट रूट फॉर समवन। और फिर है कि अगर वो बहुत हाइप्ड है, प्रमोशन हो रहा है, पर कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो स्टोरीज बहुत सारी है पर नंबर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम ये कोर फाइनेंशियल, मतलब हमारे हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर क्या करेंगे कि भाई आप ईसीजी कर लो, शुगर लेवल चेक कर लो, बीपी चेक कर लो। सेम इज ट्रू फॉर कंपनीज ऑल्सो कि भाई बेसिक पैरामीटर्स एटलीस्ट एसएमई में होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी का क्या है, बहुत सारा डेट लेके नहीं रखा है, कोई एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर्स निकल नहीं रहे हैं, और कौन लोग हैं वहाँ कि अगर कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टर है नहीं, कोई लिटिगेशन चल रहे हैं पुराने, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। तो एक तो एसएमई पर से इज रिस्की, जहाँ पे भी रेड फ्लैग्स ऐसे दिखते हैं तो क्यों हो जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आईपीओ में से ही पैसे मिलेंगे। ये अमेजॉन, गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये आईपीओ के बाद में, नेटफ्लिक्स, इसके बाद में ही तो इतनी वेल्थ क्रिएट हुई है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप वहीं से पकड़ लो एंड से कि हाँ मुझे यहीं से पैसे मिलने चाहिए। हाँ, बट वो एक थोड़ा फोमो इफेक्ट भी होने लगा है आईपीओ में, अगर आप देखो तो आई मीन थोड़ा सा डाई डाउन हुआ है ये साल में, बट सो ये हमेशा चलता है, मतलब ये इसको कहते हैं हॉट मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब जब आई मीन नॉट नेमिंग एनी कंपनी और एनीथिंग, पर 2008 में ऐसे लाइक अ पावर आईपीओ एंड सम रियल एस्टेट आईपीओज एंड ऑल। अब एक तो ज़माना था कि वो आप लैंड बैंक वैल्यूएशन, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एनएवी बेस्ड हुआ, तो पूरी मेथड चेंज हो जाती है कि नहीं आगे जाके कुछ हो जाएगा ठीक, पर यू हैव, एक तो इशू ही बहुत एग्रेसिव प्राइस पे आ रहे हैं, ऊपर से इतना सारा सब्सक्रिप्शन, एंड देन पीपल गेट डिसअपॉइंटेड एंड लूज मनी, वो 10 साल तक वापस नहीं आएंगे। पर ये प्रॉब्लम सब इन्वेस्टर्स के साथ है, रिटेल के साथ सिर्फ नहीं है। एज दे से कि द ओनली थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग। वो सेम की सेम मिस्टेक, सेम टाइप ऑफ सिनारियो में लोग हमेशा करते हैं, एंड दैट समथिंग विच इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। तो वो रहेगा। एटलीस्ट द गुड थिंग इज इंफॉर्मेशन पहले से बेटर अवेलेबल है, मतलब जो डिस्क्लोजर्स हैं वो पहले से थोड़े बेटर हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए आई विल आल्सो नॉट टेक द नेम्स, बट द टू कंपनीज दैट डॉक्टर जोशीपुरा इज रेफरिंग टू, दे हैव स्टिल नॉट क्रॉस देयर आईपीओ इशू प्राइस। सो वी जस्ट चेंज ट्रैक अ लिटिल बिट मोर, एंड हम बिफोर द इंटरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट टोकनाइजेशन, दैट सम ब्रोकर्स अब्रॉड they are trying it out in different asset classes. It's an experiment. They are trying it in different jurisdictions. US में भी कुछ movement हुआ है. Most people think of tokenization in terms of crypto, but this is something different for financial assets भी कर रहे हैं, like shares. Could you explain what is happening? Robinhood is the broker's name in US. So एक तो वो फ्रैक्शनल ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें जब हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं तो मैंने एक लार्ज इंडस्ट्री बॉडी का एक कैपिटल मार्केट समिट था वेयर आई सेड कि हाउ ब्लॉकचेन एंड टोकनाइजेशन कैन ट्रांसफॉर्म एंटायर इक्विटी और कैपिटल मार्केट। Okay. अब इसमें क्या है कि आप लॉजिकली समझ लो कि शुरू में ये हुआ, उसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। सो वो क्रिप्टो से अलग है। क्रिप्टो को कहते हैं फंजिबल, जैसे 10 रुपए की नोट है, अब ये नंबर वाली है, वो नंबर वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 10 के सामने आप 5 की 2 नोट एक्सचेंज कर लो, वो सेम है। नॉन फंजिबल मतलब यूनिक ओनरशिप। Okay.
उससे शुरू में कहा था कि वो डिजिटल और वर्चुअल एसेट में, जैसे मेटावर्स है, मुझे वहां कोई प्लेनेट पे कोई जगह खरीदती है तो उसके लिए आई कैन पे एंड वो ट्रेड होगा फिर लाइक दैट। That was the craze तो then, शुरू yeah. में तो सो एक्चुअली इट्स फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल वर्ल्ड, पर फिर उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर से का बेनिफिट इज, एक तो फुल प्रूफ और सिक्योर है और दूसरा ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे वो रियल एस्टेट में इफ यू नो वो इंडेक्स है कि रिकॉर्ड के पहले किसने खरीदा था, क्या था, कहाँ से आया, पूरा चेन, तो ब्लॉकचेन पे पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज कर सकते हैं आप कि भाई इनको ये एक्स्ट्रा डिविडेंड चाहिए तो उनके क्लॉज में ये रहेगा, मुझे चाहिए कि नहीं आई वांट टू सैक्रिफाइस इट, तो एक ही फंड का स्कीम है, ग्रोथ प्लान डिविडेंड प्लान मुझे अलग अलग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कस्टमाइज हो जाते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लॉकचेन एंड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, 15 लोग भी ओन कर सकते हैं इन अ विथ अ डिजिटल प्रूफ। अभी तो क्या है कि आप जाओ फिर डॉक्यूमेंट साइन करो, ये तो ऑल फिजिकल एसेट्स, आर्ट फॉर्म which you can own in a digital form or a virtual form, full proof, ट्रांसपेरेंट है, कौन पहले ओनर था बाद में। अभी क्या हो रहा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट T+0 सेटलमेंट है, पर आप देखो बहुत सारी इंटरमीडियरीज है, 2-3 एक्सचेंज है, 1-2 क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, और टाइम एंड अगेन होता रहता है ना कि एक्सटेंड में कोई टेक्निकल इशू आ गया, ट्रेड नहीं हुआ, फिर एनिलेट करने पड़ते हैं ट्रेड, क्योंकि वो चले गए, फिर वो किसी साइड का नहीं हुआ। तो ये पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इतना आसान नहीं है क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी में इतना सारा इन्वेस्ट किया है। पर बहुत सारे जो न्यू मार्केट्स आएंगे ऑल्टरनेटिव एसेट्स में और सब, वहाँ ये ऐसा समझ लो कि आप सबको टोकनाइज कर रहे हैं, डिजिटल वर्चुअल ओनरशिप है, और जो भी ट्रेड होगा वो सब लोगों को दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है किसने खरीदा, किसने बेचा, तो इट बिकम्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट डार्क मार्केट, रियल टाइम सेटलमेंट, मतलब आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अब ये अलग बात है कि क्रिप्टो के साथ लोग कंफ्यूज करते हैं, क्रिप्टो इज लाइक अ फंजिबल वन, तो वो उसमें आप कौन सी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं एनोनिमस है। नॉन फंजिबल नेम सजेस्ट करता है कि भाई ये पीस मेरा है तो ये पीस मेरा ही है, जब तक मैं उसको ट्रेड करके किसी को नहीं देता हूं, तो लैंड ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप, स्टॉक्स, एवरीथिंग। एंड फिर ये प्रॉब्लम आपने शुरू में पूछा ना, वो रहेगा ही नहीं, स्टॉक स्प्लिट की कोई जरूरत ही नहीं है। फ्रैक्शनल ओनरशिप, ए भाई मुझे एक शेयर खरीदना है ऐसा नहीं है, मुझे 10 रुपए डालने हैं उसमें, तो आई कैन बाय व्हाट आई वांट, प्रोपोर्शनेट ओनरशिप मुझे मिल जाएगी। तो ये जो रॉबिनहुड कर रहा है, रॉबिनहुड में अभी थोड़े कंस्टेंट है, वो प्योर एनएफटी मतलब प्ले नहीं है, उसमें आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वो सिस्टम के बाहर उसको ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे तो इंडिया में भी कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं कर रहा है आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप, सेबी इज पुशिंग फॉर इट, क्योंकि अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि एक स्टॉक का 1 रुपए प्राइस हो गया तो वो तो फेस वैल्यू है, तो स्प्लिट भी नहीं कर सकते ना, फिर बोनस देना पड़ेगा, एक से नीचे स्प्लिट नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए गिफ्ट सिटी में आप जाओ तो वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो सम फॉरेन स्टॉक्स यू कैन ट्रेड इन फ्रैक्शनल, क्योंकि वो $300 का स्टॉक है, मेरे लिए तो कितनी प्राइस होगी, मतलब आई कांट बाय इट। तो आगे जाके मुझे लगता है ये इतना ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है, सिक्योर्ड है, और इट्स कॉल्ड रियल टाइम सेटलमेंट, मतलब इन नो टाइम आपका वो अभी ऐसा नहीं कि पे इन पहले है पे आउट बाद में है, सब ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट होगा। पर हमारे यहाँ इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट किया है, इतना सोफिस्टिकेशन किया है। दूसरे एसेट क्लास में पहले होता है, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट है, लैंड रिकॉर्ड्स एंड ऑल, वो हमारे यहाँ बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। मतलब आप इक्विटी एक साइड देखो, एक साइड वो मार्केट देखो, आप ट्रांजैक्शन करो, फिर वहाँ जाके रजिस्टर करो, ये करो, वो डॉक्यूमेंट्स, तो वो थोड़ा, और जितना भी डिजिटलाइजेशन हो गया है वो सिर्फ उसका PDF मिल जाता है, मतलब सही में डिजिटलाइजेशन इतना हुआ नहीं है। तो वो सब मार्केट में मुझे लगता है बहुत स्कोप है, ट्रांसपेरेंसी का, स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि जो भी फिजिकल चैलेंजिंग एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स भी, वो मैं फ्रैक्शन ऑफ रुपी में ओनर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो लोगों का इन्वेस्टेबल बास्केट बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विद इन योर बिजनेस आप कैसे यू ट्राई टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, तो वो अगर है तो उसके टेंजिबल इश्यूज है कि कार्बन एमिशन कितना हुआ, ग्रीन पैटर्न कितनी फाइन हुई, ग्रीन टेक्नोलॉजी कितनी आप एडॉप्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये सब आप थोड़ा छोड़ दो और उसमें जी में फोकस करो। जिस कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है, वो मुझे लगता है कि वो
एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बारे में भी विद इन देयर बिजनेस दे फोकस. बाकी जस्ट गोइंग बाय कितनी बार सस्टेनेबिलिटी यूज़ हुआ या एनवायरमेंटल कंसर्न यूज़ हुआ एनुअल रिपोर्ट में, कई बार ऐसा होता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नंबर्स बिल्कुल अलग कहते हैं, स्टोरी बिल्कुल अलग कहती है. तो इट शुड नॉट बिकम अ फैशन कि भाई मैं ESG में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सही में कंपनी विद इन देयर बिजनेस मॉडल कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड विच इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें पता है कि ये क्लाइमेट रिस्क और वो रिस्क जेन्युइन है. तो आगे जाके विल हैव टू बी फोकस्ड ऑन ग्रीन बिजनेस मॉडल्स, बट दैट्स द ओनली थिंग विच वी शुड डू. So last question, and I also think it's very important for retail investors. A lot of people focus on, say, certain popular metrics. Say, P ratio ले लो आप. आपने वो डेट के संदर्भ में आपने बोला था कि EBITDA should cover the interest. So उसका एक extension is interest coverage ratio. So what are these popular metrics that people should watch out for? Because sometimes ये metrics also are too comforting. I'll give you an example. आपने जो बताया था उसी के related है, high risk and low volatility वाला जो point था, कि मैं एक high PE stock पे मैंने invest कर लिया, because I believe that this PE is just pricing in the future. कभी कभी ज़्यादा वॉल्यूम या ज़्यादा लोग इन्वेस्ट उस कंपनी को बाय कर शेयर्स को बाय करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेट हो जाता है. तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ इंडस्ट्री मीडियन PE एनी मोर इन अ एनवायरमेंट वेयर लॉट्स ऑफ मनी इज चेजिंग these stocks. How do people evaluate these popular metrics, and are there other metrics that they should look for, especially in this day and age, because इतने सारे न्यू एज कंपनीज भी आ रहे हैं इन द मार्केट. सो कई बार है ना एकेडमिक भी प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करता है. तो ये जो है ना पी इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो इतना मतलब रेलेवेंट नहीं है. क्या होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. शुरू में नेटफ्लिक्स का पी 243 था 2005-06 में. वहाँ से वो 30 गुना बढ़ा 10 साल में स्टार्टिंग पी से. वॉलमार्ट का पी कुछ 18 था, उसने एब्सोल्यूट टर्म्स में 30% रिटर्न दिया 10 साल में. तो मतलब स्टार्टिंग पी अगर आप कुछ नहीं देखोगे, दो अच्छी चीज़ें हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. सपोज आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, आपको सस्ते में से अच्छा निकालना है, सस्ता है पर अच्छा है, तो पी आप देखो कि कम होना चाहिए. उसके साथ में क्या होना चाहिए, क्योंकि सस्ता है तो जंक भी हो सकता है ना. तो एक बहुत अच्छा स्कोर है पियोट्रॉस्कीज एप स्कोर. वो 9 सिंपल रेशियो यूज करता है. उसमें 3 चीज़ें टेस्ट करेंगे: प्रॉफिटेबिलिटी सिग्नल, leverage, liquidity and quality of financing, और operating efficiency, profitability और asset turnover. तो जिसका सस्ता है पर ये स्कोर ज्यादा है वो genuinely likely value है. जिसको सस्ता है पर ये स्कोर ही 2-3 है, मतलब ना तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ढंग की है, ना आपका एक्सेसिव लेवरेज है, और ये आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी ठीक नहीं है, देन इट्स अ जंक थिंग. सिमिलरली एक जी स्कोर भी है, वो भी कहता है कि भाई सब एक्सपेंसिव स्टॉक ग्रोथ स्टॉक नहीं है. सस्टेनेबल कौन से होंगे, तो जो ग्रोथ में री इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिटेबल है. तो अगर आप ऐसे दो, मतलब एक आपको बताएगा कि सस्ता है या महंगा है, सेकेंड विल टेल यू वेदर इट्स चीप फॉर अ रीजन और इट्स अ जेन्युइनली इग्नोर्ड स्टॉक एंड पोटेंशियल वैल्यू. So when you apply this in combination rather than just looking at ratios with some industry average and मेरे पास 10 साल का ये रेशियो था तो अभी वही होना चाहिए, फिर मेरी पूरी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बदल गया, मेरा परफॉर्मेंस बदल गया, तो आई कांट हैव द सेम रेशियो. सो आई वुड सजेस्ट कि, और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी यू गेट फ्री नंबर स्केल. जी स्कोर यू मेंशन, ये एप स्कोर फॉर इंस्टेंस, तो आपको दिखेगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई ये कंपनी का एप स्कोर इतना है, या ठीक है. और दो चीज़ है कि आप डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए कंपनी, और अकाउंटिंग मैनिपुलेशन उसके लिए भी रेडिली अवेलेबल. तो ये टोटल कैपिटल लॉस हो सकता है. एक बार कंपनी डिफॉल्ट किया या तो कोई स्कैम हो गया रिपोर्टिंग में, तो ये दो अवॉइड करो और फिर देखो कि सस्ता है पर सही में अच्छा है कि नहीं, महंगा है पर डज इट डिजर्व और नॉट. तो ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आर गुड. ऐसा नहीं है कि हाई इज गुड, लो इज बैड और वाइस वर्सा. वी शुड सी क्या डिजर्व करता है, क्या है. Alright. Just would you repeat the two scores that you mentioned? Piotrowski score. So Piotrowski score, दूसरा जो है एक G score, which is a growth score. Okay. अब इंडिया के एक प्रोफेसर है, पहले मतलब कैनेडियन स्कूल में रॉटमैन में, उन्होंने इसी पे, तो ये 2001 में आया, 2001 में पियोट्रॉस्की एप स्कोर. इंडिया में काफ़ी PMS भी कुछ यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, और G स्कोर है, उन्होंने कहा कि सबसे सस्ते में नहीं, मुझे
लोग ऐसे भी फंसते हैं कि हाई पी में भी फंस जाते हैं, तो वहां कैसे मैं पता करूं कि हाई पी है वो डिजर्व करता है या तो फिर वो सिर्फ फेड कोई ट्रेंड चल रहा है और लोग फंस जाएंगे. तो हाउ टू सेग्रीगेट एक्सपेंसिव ओनली वर्सेस एक्सपेंसिव बट डिजर्विंग एक्सपेंसिव. तो उन्होंने वो ग्रोथ स्कोर बनाया 8 पॉइंट का. तो आप देखो रेशियो, उसके साथ में ये देखो कि सस्ता है तो अच्छा भी होना चाहिए. जाने से पहले just last recommendations I would like for our viewers, something that you think that they will read and it will change their perspective of the world, और या आपने कुछ शो देखा हो या टीवी में कुछ कंटेंट देखा हो. If you have any recommendations for our viewers. बहुत सारे हैं पर मैं कुछ सिलेक्ट मतलब टॉप ऑफ द माइंड है वो बता रहा हूँ. पीटर लिंच ही रिटायर्ड एट 46. 14 साल फंड मैनेज किया, ऑल पॉजिटिव रिटर्न्स, हर साल में मार्केट को बीट किया. तो यू डिजर्व रिटायरिंग एट 46. उनकी ये फर्स्ट 2 बुक्स है, वन अप द वॉल स्ट्रीट और दूसरी बीटिंग द स्ट्रीट. दे आर वर्थ रीडिंग टू जस्ट अंडरस्टैंड कैसे पूरी इंडस्ट्री काम करती है. अभी वो काम नहीं करे अलग बात है. एक पुरानी बुक है कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट, फिल फिशर की. वो ग्रोथ इन्वेस्टर थे, 60s में लिखी थी, अभी भी रेलेवेंट है. और फिर ये मोनिश पबराई की धंधो इन्वेस्टर, दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड बुक. अगर आपको बबल समझना है तो रॉबर्ट शिलर की इरेशनल एक्सुबरेंस पढ़िए. इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एक ब्रूस ग्रीनवाल्ड कोलंबिया के प्रोफेसर है, वो वहाँ बेन ग्रेहम भी खुद पढ़ाते थे, उनका एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का बुक है. और एक प्रैक्टिशनर है जो वेस ग्रे करके, वो अल्फा आर्किटेक्ट चलाते हैं ऐसे रोबो, उन्होंने एक लिखी है क्वांटिटेटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग और सिमिलर बुक ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो आपको दे एम्पावर यू, आपको कैसे खुद को करना है, मैनेज करना है. और जब हमने लो वॉलेटिलिटी की बात की तो ये वो लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट पे रोबेको के 2 वो तो उन्होंने एक लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग की बुक लिखी है. तो ये सब बुक्स जस्ट नॉट कि हम सब करेंगे, पर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाउ वी कैन मैनेज आवर ओन मनी और सही में क्या होता है इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. तो ये था बाजार एंड बियॉन्ड का आज का एपिसोड. आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया. कभी कभी बाजार के बियॉन्ड जाके हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट के पीछे की कहानियाँ या थोड़े अलग इंसाइट्स या नज़रिया भी सुनने को मिले. डॉक्टर जोशीपुरा के एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी रियल वर्ल्ड सिनारियोस को देखने की कोशिश की. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए एम स्टॉक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.